इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो है कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग पढ़ लिया, मनी के रिगार्डिंग पढ़ लिया, मनी क्या होती है, मनी के क्या फंक्शंस होते हैं, मनी सप्लाई क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन है। ये सारी की सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं। और कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है। और कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएशन करता है, मनी मल्टीप्लाई क्या होता है और उसका एलआरआर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ये हम सारी की सारी वो चीजें। एक बार और बता देना, वो हाई, जो अ, हाई वाले जो टाइप बताए थे उसमें, हाई हाई बता दीजिए। क्या बताना है दोबारा। वो जो आपने एंड में टाइप बताए थे बिल्कुल लास्ट में, हाई प्राइस ऐसा कुछ बताया था। चलो अभी बताता हूँ, पहले हम फिलहाल पहले सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग पढ़ ले, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूंगा। सेंट्रल बैंक जो है, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक जो है वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। सेंट्रल बैंक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई सारे नए टॉपिक है जो आपको इसके अंदर समझने हैं। सबसे पहले कहता है कि सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अपेक्स बैंक का मतलब ये जो है टॉप का बैंक है और पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है मनी की सप्लाई को, ठीक है, मनी क्रेडिट को और सारी की सारी चीजों को क्या करके रखता है और सारी की सारी चीजों को कंट्रोल में करके रखता है। सारे के सारे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सब इसके अंडर में काम करते हैं, इसलिए ये टॉप का बैंक है, अपेक्स बैंक है। सबसे पहली बात तो इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग इन अ कंट्री। और ये कंट्री के अंदर जो है नोट इशू करता है और इसी की मोनोपोली है, केवल यही नोट जो है इशू कर सकता है। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये जो है सरकार का बैंकर है। सर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट जो है इसके पास रहते हैं। एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, और कंट्री के अंदर मनी सप्लाई का काम करता है कि कितना पैसा सप्लाई करना है, कितना नहीं करना, कब मनी सप्लाई बढ़ानी है, कब घटानी है, सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इसके हाथों में रहता है। तो वो जो है सेंट्रल बैंक है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आपका इन इंडिया रिजर्व बैंक। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक है। इसी तरीके से इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अमेरिका के अंदर जो है फेडरल रिजर्व है। मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड में इस नाम से और अमेरिका में इस नाम से। सिस्टम ऑपरेट एज अ सेंट्रल बैंक। कहता है द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड वाज सेट अप इन 1668 इन स्वीडन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सब वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक जो है, वर्ल्ड का सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो है वो स्वीडन में स्टैब्लिश हुआ था। और किस ईयर में हुआ था, 1668 के अंदर हुआ था। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम सैम्यूल्सन है। इनके अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है, कह रहा है एवरी सेंट्रल बैंक हैज वन फंक्शन। कह रहा है सेंट्रल बैंक उसको बोल रहे हैं, ये कह रहा है हर सेंट्रल बैंक का एक काम होता है, क्या, इट ऑपरेट टू कंट्रोल इकोनॉमी सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। कह रहा है जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, वो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई और क्रेडिट जो बोरिंग्स होती है, कमर्शियल बैंक जो उधार देता है उसको कंट्रोल में करने का काम करता है सैम्यूल्सन के अकॉर्डिंगली। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले तो आपको सेंट्रल बैंक क्या होता है, पहला सेंट्रल बैंक कब खुला, इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, और अभी हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बट उससे पहले आपको जो है सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि वन वन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जो सेंट्रल बैंक है ये स्टैब्लिश जो है ये कब हुआ, ये आपको सबसे पहली बात तो जो है, ये आपको सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए। जो सेंट्रल बैंक है वो आपका जो स्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले एक नॉर्मल बैंक था, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 1949 को ये जो है नेशनलाइज्ड हो गया। इसको जो है देश के अंदर ये कह सकते हो सेंट्रल बैंक का जो है दर्जा मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को
इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और करंट में अभी इसके जो गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट में इसके जो गवर्नर का नाम है वो है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास अभी इसके करंट में गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं। और 2018 में ये जो है इसके गवर्नर बने थे। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। करंट में गवर्नर कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, और ये नेशनलाइज कब हुआ था, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये 4 बातें एक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कई बारी पूछी गई हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं, कि क्या कहते हैं, ये क्या क्या काम जो है ये करता है, क्या क्या फंक्शन जो है कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है। तो सबसे पहले कह रहा है इशू ऑफ नोट। सेंट्रल बैंक क्या करता है, ऑफ अ कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट ऑफ इशू नोट। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने देश के अंदर नोट को इशू करने का राइट रखता है, और केवल उसी की ही मोनोपोली होती है, केवल वही जो है नोट इशू कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी नोट इशू जो है नहीं कर सकता। कल भी मैंने आपको बताया 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक का जो नोट होता है वो आरबीआई इशू करता है। और ये जितनी भी करेंसी इशू करता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है। ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कौन सी होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड उसमें एक्सेप्टेबल है, कोई भी बंदा उसको लेने से मना नहीं कर सकता। तो सेकंड जो फंक्शन होता है इसका, इसको कहते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है ये सरकार का बैंकर होता है, एजेंट होता है और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। 3 आपको यहाँ पे याद रखने हैं, वो किसी भी रिगार्डिंग आपसे पूछ सकता है। उसने बोला कि सेंट्रल बैंक जो है वो सरकार का बैंक भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। 3 है, बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर। तो वो आपसे ये पूछेगा कि भाई सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर कैसे है, तो कह रहा है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बैंक अक्रॉस ऑल इन द कंट्री। कह रहा है बैंकर क्यों है ये, क्योंकि ये सरकार के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसको ये जो है मेंटेन करके रहता है। एजेंट कैसे है, एज अ एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं सरकार के लिए खरीदता बेचता है। ठीक है, इसलिए ये एजेंट माना जाता है। और फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब क्या होता है, सरकार को फाइनेंशियली क्या, जो भी फाइनेंशियली एडवाइस देता है, क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक नहीं रहेगा। तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंक भी है, एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। तीनों आपसे पूछ सकता है कि भाई एजेंट क्यों माना जाता है, बैंकर क्यों माना जाता है, या फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों माना जाता है। तीनों के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। फिर है बैंकर्स बैंक। यहाँ पे जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं सभी कमर्शियल बैंकों के अकाउंट इसके पास होते हैं। जैसे हम लोगों का पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से कमर्शियल बैंक का जो है सेंट्रल बैंक के साथ होता है। जैसे हम अपने पैसे जमा कराते हैं ऐसे कमर्शियल बैंक अपने पैसे जमा कराते हैं, जैसे हमें अपनी इंटरेस्ट मिलता है अपनी सेविंग अकाउंट वगैरह पे, ऐसे इनको भी मिलता है। आर एस सुपरविजन ऑफ द बैंक, इसका मतलब क्या होता है, एक तो सारे कमर्शियल बैंकों के इसके पास अकाउंट होते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के, मतलब चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो दोनों के होंगे। और सुपरविजन ऑफ द बैंक का मतलब क्या होता है, एज अ बैंकर बैंक, हमने ऊपर बोला सभी कमर्शियल बैंकों के अकाउंट होते हैं इसके पास। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो सुपरवाइज द कमर्शियल बैंक लाइक लाइसेंसिंग एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच ऑफ द कमर्शियल बैंक। कह रहा है सभी कमर्शियल बैंकों के तो अकाउंट इसके पास होते ही हैं, इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक होता है वो सभी कमर्शियल बैंकों को सुपरवाइज का काम करता है। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, सुपरविजन का मतलब होता है, सुपरविजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बना है सुपर और दूसरा बना है विजन। सुपर का मतलब कह सकते हो ऊपर, और विजन का मतलब देखना, ऊपर से देखना। ऊपर से देखने का मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं उनको कंट्रोल में करके रखता है सभी के सभी कमर्शियल बैंकों को। लाइक अभी हम पढ़ेंगे ये CRR, SLR, रेपो रेट वगैरह क्या रखनी है, कैसे रखनी है,
लाइसेंस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आरबीआई के कंट्रोल में होती है। अगर कमर्शियल बैंक, अगर आरबीआई चाहता है कि ऐसा ऐसा हो तो ही कमर्शियल बैंक वैसा वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो चाहता है नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जो आरबीआई चाहता है वही होगा सारा का सारा। पांचवा इसका जो काम है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कल हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, कि जी कमर्शियल बैंक के दो मेन काम होते हैं, एक तो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और जो डिपॉजिट आई है उसे ऐसा लोन में दे देना और उस पर इंटरेस्ट अर्न करना। कमर्शियल बैंक की इनकम का, कमर्शियल बैंक की इनकम का जो मेन सोर्स होता है, कमर्शियल बैंक की इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो इंटरेस्ट अर्न ही होता है, ज्यादा से ज्यादा लोन देके वो इनकम अर्न करती है। तो कमर्शियल बैंक तो ये चाहता है कि मेरे पास जितना भी पैसा है वो मैं सब लोन में दे दूं, क्योंकि जितना ज्यादा लोन में जाएगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन लेकिन आरबीआई ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि अगर भाई सारा पैसा चला जाएगा तो जो डिपॉजिटर पैसे निकालने आएंगे या जो भी जरूरत होगी वो फिर दिक्कत में आ जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक लोन देते हैं तो उसको कंट्रोल में करके रखता है। क्रेडिट मतलब लोन देना। अगर आरबीआई चाहता है ज्यादा लोन जाएगा तो ज्यादा जाएगा, अगर आरबीआई चाहता है कम लोन जाएगा तो कम जाएगा। इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए ये सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इट इम्प्लाई इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। तो वो ये जो पांचवा इसका फंक्शन है, ये जो पांचवा इसका फंक्शन है, आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं जिसका यूज करके वो कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करता है कि तू लोन ज्यादा देगा या कम देगा। तो अभी हम वो टूल पढ़ेंगे कि भाई वो कौन कौन से टूल हैं जिससे आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल में करके रखता है या सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट इसका जो काम है, लास्ट इसका जो काम है वो है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है, सेंट्रल बैंक कलेक्ट स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंकिंग, करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज। इन तीनों से रिलेटेड क्या करता है, जितने भी स्टैट्स वगैरह होते हैं, जितने भी डेटा वगैरह होते हैं वो कलेक्ट करता है। तो इसके ये छह मेन फंक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं ये पांचवा जो इसका फंक्शन है, हमने ये बोला कि भाई इसके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसका यूज करके ये कमर्शियल बैंक पे कंट्रोल करके रखता है कि ज्यादा लोन जाएगा या कम लोन जाएगा। तो वो टूल कौन कौन से हैं, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, या कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसको वो कंट्रोल में करके रखता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट को हम दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, पहला जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव वाले पहले, उसके बाद पढ़ेंगे पहले क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव। पहले तो इन दोनों का मतलब समझिए होता क्या है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आता है, इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है बैंक रेट। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बैंक रेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होती है बैंक रेट और एक होती है रेपो रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने ऊपर पढ़ा कि भाई आरबी, अभी एक इसका आरबीआई का एक और फंक्शन होता है लैंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब संकट की स्थिति में आरबीआई जो है, संकट की स्थिति में आरबीआई जो है वो लोन भी दे देता है कमर्शियल बैंकों को। ठीक है, तो अगर वो, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक कमर्शियल बैंक लिख लेते हैं, चलो यहाँ सी भी लिख देते हैं, पर पीएनबी को छोड़ो। मान लो हमने यहाँ लिख दिया कमर्शियल बैंक और यहाँ लिख दिया आरबीआई। ठीक है, अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय के लिए, मान लो 1 लाख रुपए का लोन दे दिया 5% की इंटरेस्ट रेट पे। तो अगर ये जो 5% कहलाएगा, जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म, वो बेटा बैंक रेट कहलाती है। और जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दिया है, शॉर्ट टर्म, मान लो यही 1 लाख का लोन
5% पे दिया था मान लो 5 साल के लिए, तो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। और अगर यही 1 लाख का लोन 5% 6 महीने के लिए अगर दे दिया, तो 6 महीने के लिए अगर दे दिया तो ये 5% रेपो रेट कहलाएगी। मतलब बात दोनों में सेम ही हो रही है, बट डिफरेंस किसका है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है या शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है, ये डिफरेंस आता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है तो जिस रेट पे दिया है वो बैंक रेट है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया है तो वो रेपो रेट है। जो जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके लिए सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म होते हैं इसके लिए सिक्योरिटी रखना जरूरी है। विदाउट सिक्योरिटी ये नहीं, सॉरी, विदाउट सिक्योरिटी ये नहीं मिल सकते, कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंकों को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। और लास्ट आपको ध्यान रखना है कि बैंक रेट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन रहती है रेपो रेट से, बैंक रेट ज्यादा रहेगी रेपो रेट से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो मैंने आपको बताया एक होता बार है। और बता दो। पहले तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट, एक है बैंक रेट और एक है रेपो रेट। दोनों में डिफरेंस क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में? जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म, वो बैंक रेट है। जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दिया है वो रेपो रेट है। बैंक रेट के लिए सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, रेपो रेट के लिए सिक्योरिटी जरूरी है। ठीक है, बैंक रेट हमेशा ज्यादा रहती है रेपो रेट से। अब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस तरीके से ये करता है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज आरबीआई किस तरीके से करता है वो आपको समझना है। तो अगर आरबीआई चाहता है कि लोन ज्यादा दे कमर्शियल बैंक, ठीक है, अगर आरबीआई चाहता है लोन ज्यादा दे कम, आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही ध्यान रखना है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। बैंक रेट वो होती है जिसपे सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है। टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द बैंक रेट इज ऑफ्टन फॉलो बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या बोला इसने, इसका मतलब इसने ये बोला बैंक रेट कह लीजिए या रेपो रेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये अलग चीज होती है बेटा। इसमें क्या है, ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को लोन दिया है, वो आपकी कहलाती है बैंक रेट या रेपो रेट। ठीक है, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ले लेते हैं और पब्लिक ले लेते हैं, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को लोन दिया है, हम लोगों को, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को लोन दिया है, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे 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 आपकी बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ती है, वैसे वैसे जो है बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ती है, वैसे वैसे जो है मार्केट रेट भी बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे बैंक रेट और रेपो रेट घटती है, वैसे वैसे मार्केट रेट भी घटती रहती है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। बैंक रेट क्या है, जिसपे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है। मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट का मतलब है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक हम लोगों को लोन देता है। तो अगर वो चाहता है, कह रहा है इसको बढ़ा के और घटा के वो आरबीआई क्या कर लेता है, कंट्रोल में करता है। कैसे, देखिए कैसे कंट्रोल में करता है। कह रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, देखो कह रहा है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। कह रहा है जब लोग, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब लोग जो है ना लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये समझ लीजिए, जब लोग जो है लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, और आरबीआई चाहता है कि लोग जो है लोन कम लें, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो जो है बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी तो उससे क्या हो जाएगा,
उससे जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा देगा तो हमें भी लोन महंगा मिलेगा। तो अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब है लोग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं और आरबीआई चाहता है ऐसा ना हो, लोन लोग कम लें। तो इस चीज को ठीक करने के लिए आरबीआई इस चीज को बढ़ा देगा। और अगर अगर इसका उल्टा है, अगर लोग लोन कम ले रहे हैं और आरबीआई चाहता है लोन जो है वो ज्यादा जाए, तो वो क्या कर देगा, वो बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा, जिससे कि मार्केट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। जब उसको लोन सस्ता मिलेगा तो हमको भी लोन सस्ता मिलेगा। तो ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके आरबीआई क्या कर लेता है, जिसका यूज करके आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन ज्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, अभी हमने पढ़ा कि वो एजेंट है सरकार का, तो सिक्योरिटीज को बाय और सेल का काम करता है, सेल का और परचेज का काम करता है सिक्योरिटीज का। तो कब खरीदनी है कब बेचनी है ये कैसे पता चलेगा, देखिए द सेंट्रल बैंक विड्रॉ कैश बैलेंस फ्रॉम द, देखो हमें बताना है कब सिक्योरिटीज को खरीदना है और कब सिक्योरिटीज को बेचना है। अगर हम बात करें कब बाय करेगा और कब सेल करेगा, सेल किसको करेगा, कमर्शियल बैंक को। तो जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन, जब लोग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब है लोग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, अब आरबीआई चाहता है लोग लोन कम लें। इसका मतलब है आरबीआई को कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम करने हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सिक्योरिटीज को सेल करेगा, किसको, कमर्शियल बैंक को, ताकि कमर्शियल बैंक उसको खरीदे। और कमर्शियल बैंक को अगर वो खरीदेगा, सिक्योरिटीज क्यों खरीदते हैं, क्योंकि इसके बदले में इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह मिलता है। तो अगर कमर्शियल बैंक खरीदेगा तो कमर्शियल बैंक को पैसे देने पड़ेंगे आरबीआई को, और अगर कमर्शियल बैंक को पैसे देने पड़ेंगे तो उसके पास जो है, उसके पास पैसे कम रह जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास, और वो कम लोन दे पाएगा। तो जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो वो सेल करता है कमर्शियल बैंक को, ताकि उसके पास पैसे कम हो जाए और वो लोग लोन कम दे। और जब डिफ्लेशन का टाइम होता है या कम डिमांड होती है, लोग कम लोन लेते हैं, तो वही वही सिक्योरिटीज उससे खरीद लेता है कमर्शियल बैंक से, कौन, आरबीआई। अब जब आरबीआई वही सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो उससे क्या होगा, उससे आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को, जिससे कमर्शियल बैंक के पास पैसे आएंगे और वो ज्यादा लोन दे सकेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का मतलब है लोग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, उस सिचुएशन में आरबीआई चाहता है लोन कम जाए। और डिफ्लेशन का मतलब होता है कि डिमांड बहुत ही कम है, आरबीआई चाहता है लोन ज्यादा जाए। तो लोन कम जाएगा या लोन ज्यादा जाएगा, ये सब डिपेंड करता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा हैं या कम है। अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा होंगे तो भाई ज्यादा लोन जाएगा, और अगर कम होंगे तो कम लोन जाएगा। तो अगर लोन ज्यादा देना है तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे होने चाहिए, और अगर आपको लोन कम देना है तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम होने चाहिए। तो आरबीआई को ये देखना पड़ता है कैसे कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज्यादा आएंगे और कैसे कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम करे जाएंगे। तो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है ये है बेटा सीआरआर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। सीआरआर क्या होता है, वो मिनिमम परसेंटेज जो कि सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंट आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ता है, उसको सीआरआर कहते हैं। वो मिनिमम परसेंट जो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंट आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ता है, वो सीआरआर कहलाता है, ठीक है। तो इसका यूज कैसे करता है सीआरआर का, सीआरआर का यूज इस तरीके से करता है, जब इन्फ्लेशन होती है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इन्फ्लेशन का मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग लोन वगैरह बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अब आरबीआई इन्फ्लेशन में आरबीआई चाहता है लोग लोन कम लें, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाए, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सीआरआर को बढ़ा देता है।
इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। सीआरआर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अब कमर्शियल बैंकों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और डिफ्लेशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन का मतलब होगा लोन वगैरह, डिमांड वगैरह बहुत ही ज्यादा कम है, आरबीआई चाहता है लोन ज्यादा जाए, तो वो सीआरआर को घटा देगा ताकि कमर्शियल बैंकों को कम पैसे देने पड़े उसको, और कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे रहे, ज्यादा लोन में आए। तो इस तरीके से वो सीआरआर का यूज करता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एसएलआर, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है ये वो मिनिमम रेशियो है जो कि सभी कमर्शियल बैंकों को अपने पास एज अ लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना मैंडेटरी होता है, या तो कैश के फॉर्म में रखें या ऐसा कोई एसिड के फॉर्म में रखें जिसको हम तुरंत ऑन द स्पॉट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विड एसिड कहते हैं। अपने पास रखना है, लोन में नहीं देना। तो आरबीआई कहता है भाई इतना परसेंट तो तेरे पास जितना भी पैसा आ रहा है इतना परसेंट तो तुझे अपने पास रखना ही पड़ेगा। तो इसका यूज कैसे करता है, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग लोन वगैरह बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो वो एसएलआर को बढ़ा देता है। एसएलआर को बढ़ाने का मतलब क्या है, एसएलआर को बढ़ाने का मतलब ये है कि अब कमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा पैसे रखने हैं। तो जब कमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा पैसे रखने होंगे तो वो लोन कम देगा। और डिफ्लेशन का मतलब क्या है, डिफ्लेशन में लोन वगैरह कम जा रहा है, डिमांड कम है, तो आरबीआई एसएलआर को घटा देता है कि तुझे अब अपने पास कम पैसे रखने हैं, लोगों को लोन में ज्यादा दे। तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है ये होता है एसएलआर। ये चार बेसिकली इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेसिकली, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, जो सीआरआर है बेटा, सीआरआर एसएलआर, सीआरआर एसएलआर, या बैंक रेट कह सकते हो, रेपो रेट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये जो चारों के चारों हमने पढ़े हैं, अगर बेटा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई इसको बढ़ा देता है। और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन में इसको घटा देता है। ये जो अभी हमने जितनी भी बकवास पढ़ी है, ये इसका सबका कंक्लूजन क्या है, ये है अगर इन्फ्लेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोन वगैरह बहुत ज्यादा जा रहा है और आरबीआई चाहता है अब लोन कम जाए, तो वो इसको बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन में ये चारों इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाते हैं। और डिफ्लेशन है, अगर लोन वगैरह बहुत कम है, डिमांड वगैरह बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर देगा, ऐसी सिचुएशन में वो इन सारी चीजों को घटा देगा। तो शॉर्ट में ये ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं, ताकि इतनी ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े कि सीआरआर एसएलआर बैंक रेट या रेपो रेट इन्फ्लेशन में बढ़ते हैं, डिफ्लेशन में घट जाते हैं। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हो गया। ये आते हैं आपके क्वांटिटेटिव में। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव के वो सा अंदर। एलआरआर। एलआरआर कुछ नहीं आएगा, एलआरआर इंस्ट्रूमेंट है लेकिन वो इसका यूज नहीं है। एलआरआर जो है वो सीआरआर और एसएलआर का सम होता है, बस ये कह सकते हो, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि मान लो अगर मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और उसके लिए अगर मैं 1.5 लाख रुपए की, उसके लिए अगर मैं 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी रख रहा हूँ, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जितनी मैंने सिक्योरिटी रखी है वो और जितना मैं लोन ले रहा हूँ उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सिक्योरिटी का अमाउंट माइनस लोन का अमाउंट, इट्स कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो कह रहा है द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की करंट वैल्यू और लोन की वैल्यू कितनी है जितना दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आपने गिरवी में रखा 1,000 रुपए का, 800 रुपए के लोन के लिए 1,000 रुपए की चीज रखी, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, 1,000 - 800, 1,000 - 800 200 रुपए हो जाएगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका कैसे यूज करता है, जब इन्फ्लेशन होती है तो वो इसको बढ़ा देता है कि भाई अब ज्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और जब डिफ्लेशन होती है तो इसको घटा देता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है, ये बेटा थ्योरेटिकल है, इसको हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, हमारे को ये नहीं पढ़ना, सिर्फ मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ लेना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आना।
एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट, ये आपको ध्यान रखना है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, अभी मैंने रेपो रेट बताई आपको कि जिस रेट पे क्या कहते हैं, जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को लोन दिया है, वो आपकी वो आपकी रेपो रेट है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? जैसे मैंने बोला, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, और ये हो गया आरबीआई, सभी कमर्शियल बैंकों के अकाउंट होते हैं आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? पैसा भी अपना जमा कराते हैं, जैसे हम लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे जमा कराते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी अपने लोग ऐसे ही पैसे जमा कराते हैं। तो अब जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे इनको भी मिलता है। तो आरबीआई, ये जो कमर्शियल बैंक ने जो अपना पैसे जमा कराए हैं अपने अकाउंट पे, उस पे जो इंटरेस्ट देता है बेटा, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो कमर्शियल बैंक ने अपने जो अकाउंट में जो डिपॉजिट, जो पैसे जमा करा रखे हैं, उस डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है कमर्शियल बैंकों को, वो जो है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसके अंदर, ये अलग से बताया गया है कि रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन पुश देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कह रहा है रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें कमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस को, अपने एक्सेस को पुश करता है। पुश का मतलब कि वो आरबीआई उसको मजबूर करता है कि तू अपना पैसा ला मेरे पास दे दे, मैं तेरे को ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरेस्ट दूंगा। तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है रिजर्व रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व नहीं आएगा, या रिवर्स रेपो रेट आएगा। ठीक है, और रेपो रेट क्या है? और रेपो रेट और रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो है जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है, वो रेपो रेट है। शॉर्ट टर्म लोन, अभी मैं आपको दो वर्ड पढ़ा रहा था, बैंक रेट और रेपो रेट। अगर लॉन्ग टर्म लोन दिया है तो बैंक रेट है, और अगर शॉर्ट टर्म लोन दिया है तो वो आपकी रेपो रेट है। ये है आपका, ये है आपका पूरा का पूरा कमर्शियल बैंक। बाकी आप जो बाकी आप जो कह रहे थे, बाकी आप जो कह रहे थे मनी, वो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन कैसे करता है? तो ये मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 में LRR। ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, बस इतना ध्यान रखना है, और इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। मनी मल्टीप्लायर का वो ये जो हाई लिखा हुआ आपने जो बताया था कल, एंड में कुछ 4 टाइप बताए थे, एक में शुरुआत में वो हाई लिखा हुआ था, तो वो टाइप भी बता दो। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुको जरा।